नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन तीन प्रमुख खबरों पर। और तीन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी हुई कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका लिखित में अब जवाब दिया जाएगा। जी हां, कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि पुलिस जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार करेगी तो उसको गिरफ्तार करने से पहले लिखित में उसे बताना पड़ेगा और कारण उसको देना होगा कि आखिर उस आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और वो जब कारण दिया जाएगा तो वो भी आसान भाषा में होना चाहिए जिससे कि आरोपी उसको समझ सके। आखिर कोर्ट की तरफ से यह आदेश क्यों आया, किस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई और इसका क्या होगा असर, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है भारत से जुड़ी हुई, जहां $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मंत्र इस समय दिया गया है भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी जो लगातार बढ़ रही है उसकी तारीफ भी की, भारत की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उनकी भी सराहना की और साथ ही कैसे $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनाए इसको लेकर मंत्र दिया गया। बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी खबर वो है शटडाउन से खाली खजाना और मुश्किल हो चुका है अब आना जाना। जी हां, यूएस में लगातार ये शटडाउन की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं पिछले 39 दिनों से, लेकिन अभी भी ये शटडाउन जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मीटिंगें हो रही हैं वो सारी मीटिंगें असफल हो रही हैं और इसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है और जो हवाई क्षेत्र, हवाई यात्रा है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और इसके साथ ही आखिर किस किस क्षेत्र में शटडाउन का दिख रहा है असर, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और प्रमुख खबर के साथ। तो न्यूज पंच में सबसे पहली और प्रमुख खबर है जहां आपको बता दें कि गिरफ्तारी पर अब पुलिस की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को हर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना अनिवार्य है। अदालत ने यह साफ किया है कि गिरफ्तारी भले ही किसी भी कानून के तहत, चाहे वो बीएनएस की धारा के तहत हो, आईपीसी की धारा के तहत हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई हो, लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित में वजह बताना अब कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नियम, अगर कोई भी टीम या कोई भी पुलिस अगर इसका नियम नहीं मानती है तो रिमांड को अवैध माना जाएगा, गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। साथ ही आपको यह बता दें कि यह फैसला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पुलिस बिना उचित कारण बताए या बिना लिखित सूचना दिए ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे उनके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। पर अब ऐसा नहीं होगा और पुलिस को गिरफ्तारी से पहले ही कारण बताना होगा, वो भी आसान भाषा में। करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की ये स्ट्राइक। तो जी हां, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्राइक करते हुए इस वक्त नजर आई है और एक मामले की सुनवाई की जा रही थी। उस मामले की सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी को आपको लिखित में कारण देना होगा, वो भी आसान भाषा में, जिससे कि जो आरोपी है वो उस भाषा को समझ सके। गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें कारण देना होगा। लिखित में वजह जानना भी हर व्यक्ति का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसे पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई एजेंसी भी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी से पहले उसे कारण बताना होगा कि हम आपको इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी के संबंध में आरोपी को सारी जानकारियां कोर्ट दी जाए, ये जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया है। आरोपी को समझ आने वाली भाषा में ही कारण बताया जाए जिससे कि आरोपी समझ सके। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाए किसी भी आरोपी को तो उसको कम से कम 2 घंटे पहले ही उसको वजह मालूम होनी चाहिए कि उसे आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया। और अगर पुलिस या कोई एजेंसी इस नियम को नहीं मानती है तो गिरफ्तारी या फिर रिमांड जो है वो अवैध मानी जाएगी पूरी तरह से। तो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल एक मामले में सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये कौन सा केस है और किस केस से ये सबक दिया गया है वो आपको बताते हैं। दरअसल मिहिर शाह केस से ये सबक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। BMW हिट एंड रन केस का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें CJI गवाई और जस्टिस मसीह की बेंच की तरफ से यह निर्णय लिया गया है।
बीएनएसएस की धारा 47 में भी इसकी व्यवस्था की गई है। उसमें जो बीएनएसएस की धारा 47 है उसमें भी कहा गया है कि जब किसी आरोपी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे पता होना चाहिए कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले से समय सीमा भी स्पष्ट कर दी है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी आरोपी को पेश किया जाएगा तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले तो आरोपी को पता होना ही चाहिए कि आखिर उसकी गिरफ्तारी किन वजहों से हुई है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह लक्ष्मण रेखा खींच दी है इस समय, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में और भी कई सारी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके लिए ये जो गिरफ्तारी है वो रद्द मानी जाएगी। अगर पुलिस या एजेंसी अगर कानून का पालन नहीं करती तो गिरफ्तारी रद्द हो जाएगी, और जो पूरी प्रक्रिया है गिरफ्तारी की उसमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और पुलिस पर ये जो पूरा नियम है वो लागू होता है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो उससे पहले उसको कारण जरूर पता होना चाहिए। और सिर्फ मुंह से बोलकर या मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित सूचना भी अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है ऐसे में। और जब भी कोई गिरफ्तारी होगी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको पहले उसकी जो भाषा, आसान भाषा हो, जिस भाषा में वो समझ सके, उस भाषा में लिखित तौर पर उसको जानकारी देना कंपलसरी या यूं कहे कि अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बड़ा फैसला सीधे तौर पर लिया गया है, और इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 22 के को मौलिक सुरक्षा का अधिकार इसमें माना गया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी अगर किसी भी आरोपी की हो रही है तो उसमें जो संवैधानिक अधिकार है उसका कारण बताना चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और अगर पुलिस या सीबीआई या ईडी अगर सूचना नहीं देती तो गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अब विकास, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अब किसी भी आरोपी को अगर पुलिस या एजेंसी अगर गिरफ्तार करती है तो उससे पहले ही उसे लिखित में कारण देना होगा और मौखिक रूप से भी कारण बताना होगा, और जो लिखित कारण है वो ऐसी भाषा में होना चाहिए कि आरोपी को वो समझ आ सके, आसान भाषा में। विकास। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको उसके लिखित कारण बताए जाएं ताकि वो अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी पेशी होती है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे की जो बात कही है कि 2 घंटे पहले कम से कम जब पुलिस किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है रिमांड के लिए, उससे 2 घंटे पहले उसको ये जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया, ताकि वो व्यक्ति या उसका वकील इन आरोपों का जो भी जवाब है वो मजिस्ट्रेट के सामने रख सकें। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति को कारण नहीं बताए जाते हैं तो ये अपने आप में रिमांड के खिलाफ एक पूरा मामला बन जाएगा। पुलिस को रिमांड नहीं मिल पाएगी और मजिस्ट्रेट चाहे तो वहीं से उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो आप लिखित कारण सप्लाई भी कर रहे हैं व्यक्ति को तो वो उस भाषा में होनी चाहिए जो उसे समझ में आए, क्योंकि कई बार ऐसा भी पाया गया है कि कारण जो सप्लाई किए गए वो अंग्रेजी में सप्लाई किए गए जबकि आरोपी को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं था। तो इस तरह के जो लूप होल्स हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है। और यहाँ पर 3 मामले थे। एक आपने जो मुंबई का जिक्र किया, बीएमडब्ल्यू जो हिट एंड रन मामला तो था ही, इसके अलावा 2 और मामले थे। तो कोर्ट ने कहा कि हम इन तीनों मामलों को एक साथ सुनेंगे और इस पर स्पष्टता देंगे कि आखिर कितने समय पहले कम से कम ग्राउंड्स बताए जाने चाहिए और अगर वो बताए नहीं जाते हैं तो एक्यूज्ड के पास क्या राइट्स हैं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आईओ जांच अधिकारी कहे कि हम सप्लाई नहीं कर पाए कारण, तो भी 2 घंटे पहले, रिमांड से 2 घंटे पहले उसे वो कारण बताने ही होंगे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, वरना ये जो पूरी कार्रवाई है पुलिस की वो कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगी और व्यक्ति रिहा होने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। जी, इसके साथ ही विकास, अगर हम देखें तो जो बीएनएसएस की धारा 47 है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि जो आरोपियों से पता होना चाहिए कि आखिर उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। साथ ही जो मौलिक अधिकार है उसमें भी अनुच्छेद 22 में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि कोर्ट को सीधे तौर पर यह आदेश देना पड़ा? देखिए कोर्ट में ये जो मैंने कहा कि 3 मामले आए थे, इनमें आरोपियों का ये कहना था, जैसे हिट एंड रन वाले मामले में देखें तो जिस आरोपी ने जो गाड़ी चला रहा था उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया। तो वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि उनको गिरफ्तारी करने की
क्या वजह है, क्या जी। कारण है, जबकि वो उस पूरे हादसे में कहीं उनका कोई उल्लेख नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से 2 और अन्य मामले थे जहां पर आरोपियों का ये कहना था कि जिन कारणों से किसी दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उनकी कोई भूमिका ही जब मामले में नहीं बनती है तो पुलिस दबाव बनाने के लिए उनको क्यों गिरफ्तार कर रही है। इसकी एक वजह ये भी है, जो अक्सर हमने देखा है खासतौर से छोटे शहरों में क्या होता है कि अगर कोई आरोपी फरार है तो जी। पुलिस उसके परिवार के लोगों को उठा लेती है। ये एक जी। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपने पाया होगा कि एक बिल्कुल। आरोपी अगर फरार है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को उठा ले। तो लिखित में कारण बिना बताए बिना आप किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं उठा सकते। तो अगर किसी अपराध में कोई व्यक्ति शामिल भी है तो आप उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को, जब तक कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना हो या जी। उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा ना हो, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है कि ये जो कई बार पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है, जो बिल्कुल जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है उसको अरेस्ट कर लेती है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। क्योंकि रिमांड के लिए जब पेश किया जाए तो कारण व्यक्ति को बताए जाने चाहिए कम से कम 2 घंटे पहले कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है और जी। उसकी कोई भूमिका इस पूरे मामले में है भी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी दूसरे महत्वपूर्ण खबर का। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसका लोहा वर्ल्ड बैंक ने भी अब माना है। जी हां, विश्व बैंक की FSA रिपोर्ट में आर्थिक विकास के लिए भारत के जो तमाम प्रयास हैं, उन प्रयासों की काफी सराहना की गई, तारीफ की गई और साथ ही $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए कई सारे सुझाव दिए गए, कई मंत्र बताए गए भारत को, जिससे 2047 तक लक्ष्य हासिल करने में भारत को मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने सुधारों और निजी निवेश पर जोर देने की बात कही है। इसके अलावा जो FSA रिपोर्ट है उसमें भारत के आर्थिक गति की भी काफी प्रशंसा और तारीफ की गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की मजबूती से भारत में विकास को बल मिला, तो वहीं भारत में मुद्रास्फीति दर 2024 और 25 में 5.4% से घटकर 4.6% हो गई। इसके अलावा तकनीकी क्षमता, उत्पादकता में सुधार भी हुआ। भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत को मिला $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये मंत्र। तो जी हां, ये मंत्र दिया गया है इस समय भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और साथ ही $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये मंत्र वर्ल्ड बैंक ने भी भारत का जो लोहा है वो माना है और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को काफी मजबूत बताया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो FSA रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की गई है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। और साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों और निजी निवेश पर भी भारत को जोर देना होगा, जिससे कि भारत और लगातार प्रगति करे। पूंजी जुटाने और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी जो सुधार है उन पर भारत को फोकस करना होगा। 40% वास्तविक निवेश दर भी जरूरी है ऐसे में।
और जो ऋण जोखिम प्रबंधन है उस ढांचे को और मजबूत करने की भारत को जरूरत है, जिससे कि भारत और ज्यादा आगे बढ़े। जो उधार लेते हैं या जो ऋण है, ऋण वृद्धि तंत्र हुआ, जोखिम साझाकरण जो सुविधाएं हैं, उनके लिए भी सुझाव इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए हैं और भारत को ये मंत्र दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इस रिपोर्ट के जरिए तारीफ भी हुई है भारत की और साथ ही भारत किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है उसका भी जिक्र किया गया। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत का लोहा सीधे तौर पर माना है और प्रतिभूतिकरण प्लेटफॉर्म विकसित करने का भी सुझाव भारत को इस समय दिया गया है। लेकिन साथ ही विश्व बैंक ने किस तरीके से भारत की है तारीफ और प्रशंसा, वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये बात वर्ल्ड बैंक ने भी मानी और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है और ये हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जो है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। भारत का वित्तीय सेवाओं की जो व्यापक श्रृंखला है वो भारत में मौजूद है, जो अपने आप में भारत को और मजबूत इस समय बना रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र का भी जिक्र एफएससी की इस रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि कृषि क्षेत्र की मजबूती से भारत में जो विकास है उसको और बल मिला है। 2024-25 में मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति की जो दर थी वो थी 5.4% से घटकर वो अब 4.6% ही रह गई है। और तकनीकी क्षमता, उत्पादकता में सुधार, ये तमाम जो कदम भारत उठा रहा है उसकी वजह से मजबूती भारत को मिल रही है और कुल शहरी बेरोजगारी दर भी घटकर इस समय 4.9% हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही भारत के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो भारत का अपने आप में एक लक्ष्य है कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र से बनना है, जिसमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारी के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सीधे तौर पर भारत का ये फोकस है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का व्यापारिक निर्यात का सीधे तौर पर लक्ष्य भारत का। मुद्रास्फीति दर को भी कम करना लक्ष्य के तौर पर है भारत में। रोजगार और किसानों की आय को बढ़ाना भारत का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि रोजगार जब बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी तो सीधे तौर पर भारत मजबूत होगा, विकास होगा, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आयात की तुलना में निर्यात पर सीधे तौर पर भारत का फोकस है कि जितना हम दूसरे देशों से अपने देश में लेकर आ रहे हैं उससे ज्यादा हम निर्यात कर सकें, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में तो नजर है ही। आत्मनिर्भर भारत के साथ ही जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उनको निर्यात अगर हम करेंगे तो इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम वो लक्ष्य हैं जो भारत ने इस वक्त रखे हुए हैं, खासतौर पर साल 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, और ये तमाम वो अहम कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, सीधे तौर पर वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ तो की ही है कि भारत जो है मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है और इसका जिक्र भी किया गया, और साथ ही भारत की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं, फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या आत्मनिर्भर के क्षेत्र में, उनकी भी तारीफ इस एफएससी की रिपोर्ट में की गई है। मुकुल, तारीफ जो की है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, भारत जो कि विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है, ये एक इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की बात की जाए, तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि भारत की जो रफ्तार है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, वो थमने वाली नहीं है। और उसी वजह से अब हम कह सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे भारत जो है एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे के जो कारण है, जैसा कि खासतौर से कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, कृषि जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जिसे कहा जाता है, उस रीढ़ को मजबूती देने का काम यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से सरकार ने किया है, किस तरह की जो नीतियाँ रही हैं। फिर चाहे हम वित्तीय क्षेत्र में देखते हैं, कृषि क्षेत्र में देखते हैं, तो हर एक क्षेत्र किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकता है और इसका लाभ मिल सकता है। पिछले करीब 10 से 11 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो 17 करोड़ नए जो रोजगार हैं वो उसके अवसर दिए गए हैं युवाओं को। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो करीब पिछले वर्ष ही करीब अगर देखा जाए और पिछले एक दशक की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आपने FTA का जिक्र किया, EFTA की बात की जाए या दूसरे देशों के साथ जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसके जरिए हम कह सकते हैं एक बड़ा उछाल जो है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती जो है वो और हम कह सकते हैं पुख्ता होती नजर आएगी। लेकिन हर साल हम देखते हैं जिस तरीके से भारत जो गति कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की एक भूमिका है, ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र की अभी तक हम देखते थे कृतिका, जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी, वहाँ पर लगातार मांग जो है बढ़ती हुई नजर आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है
तो उसका असर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और एक सीधा जो फॉर्मूला है डिमांड और सप्लाई का, जब हम उसकी बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ नज़र आता है, और उसी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मजबूत होती हुई नज़र आती है। और यही वजह है कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं या तमाम जो हम कह सकते हैं वित्तीय संगठन हैं, वो लगातार भारत की जो विकास दर है उसको भी हम कह सकते हैं कैसे लगातार बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही मुकुल, हम भारत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत ने पहले से ही रखा हुआ है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत में। और इस समय हम देखें तो डिफेंस क्षेत्र से लगाकर हर क्षेत्र में इस वक्त भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हो रहा, बल्कि अपने जो चीजें हैं, जो अपने प्रोडक्ट हैं, उनका निर्यात भी भारत कर रहा है। बिल्कुल कृतिका, देखिए ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो हम ज़ाहिर तौर पर देख सकते हैं। और ख़ासतौर से हमें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना होगा, या सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो इसमें हम देख पाते हैं किस तरीके से लगातार इजाफा होता हुआ नज़र आता है। और ये दोनों ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिसके ज़रिए जो रोज़गार की हम बात कर रहे हैं वो करोड़ों की संख्या में होता हुआ नज़र आया है। और इसी का जो सीधे तौर पर जो असर है वो भी हम देख सकते हैं। हमने देखा था पिछले साल भी अलग अलग जो वैश्विक संगठन हैं उन्होंने अपनी बात को कैसे दोबारा से उसको जो आंकड़ा था उसको ठीक किया था, यानी उन्हें मजबूर होना पड़ा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास दर है, कैसे किस गति के साथ वो आगे बढ़ रही है, इसके लिए जो उनका पूर्वानुमान था उसको उन्होंने दोबारा से ठीक करना पड़ा। और इस वर्ष भी हम देख पा रहे हैं, पहले जिस तरीके का अनुमान जताया गया था, अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो करीब 6.3 का उन्होंने अनुमान जताया था। उसके बाद हमने IMF का भी देखा था कैसे अपने अनुमान में उन्होंने संशोधन किया था। और खासतौर से भारत की जब हम बात कर रहे हैं जो विकास दर है, ऐसे में जब आप वैश्विक विकास दर की बात करेंगे तो लगभग वो आधी नजर आती है। और साथ ही साथ जो विकसित देशों में अगर हम चीन की बात करें, अमेरिका की बात की जाए, तो वहाँ भी इस गति के साथ जो उनकी विकास दर है वो नजर नहीं आती। तो सभी की जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई हैं। भारत की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। FDI की अगर बात की जाए या फिर हम अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो लगातार बढ़ता हुआ हमें नजर आया। और ये बड़ी वजह है जो कि कहीं ना कहीं हर किसी को ये एक संदेश भी देती है कि जो भारत है वो लगातार हम कह सकते हैं वृद्धि कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं 2047 तक का, वो जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। और अब बात अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े शटडाउन की करते हैं, जिसके 39 दिनों के बाद भी अब तक ये खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नतीजा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब चरमराती हुई दिख रही है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अब इसका सीधा असर अमेरिका की जो एविएशन इंडस्ट्री है उस पर भी साफ साफ दिख रहा है। 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की जो संख्या है उसमें कटौती का ये बड़ा फैसला लिया गया। एयरपोर्ट स्टाफ की बड़ी कमी के चलते ये महत्वपूर्ण और फैसला लिया गया। नतीजा, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, तो वहीं लगभग 5000 फ्लाइट्स देरी से अपनी उड़ान भर रही हैं। और इस शटडाउन को खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रस्ताव भी ट्रंप सरकार के सामने रखा था, लेकिन उसे भी रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूएस में हाहाकार। तो जी हां, यूएस में ये शटडाउन, और साथ ही आपको बता दें कि जो अमेरिकी व्यवस्था है वो इस समय चरमराती हुई नजर आ रही है। एविएशन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। यूएस में हाहाकार है और शटडाउन का 39वां दिन, और एविएशन सेक्टर भी इस समय अब इसकी चपेट में आ चुका है। 40 बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानों में कटौती की गई है। साथ ही FAA ने फ्लाइट्स में 4% की कमी की है। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है और वहां पर जो आम लोग हैं उस पर भी पड़ रहा है। लगभग 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऐसी हैं जो इस समय देरी से उड़ान वहां पर भर रही हैं। और इसके पीछे की वजह अगर हम देखें तो वो है एयरपोर्ट स्टाफ की कमी, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ में काफी कमी है स्ट्राइक की वजह से, जिसकी वजह से शटडाउन की वजह से और कमी की वजह से ही बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। 15 से 20% तक और फ्लाइट्स जो हैं वो अभी आगे और कम की जा सकती हैं। तो आप सोचिए कि एविएशन सेक्टर पर किस तरीके का असर इस समय शटडाउन का पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो ट्रंप के खजाने की अगर हम बात करें तो वो इस समय लगातार खाली होता हुआ भी नजर आ रहा है, और खास तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हाहाकार इस वक्त यूएस में है, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब आने जाने पर भी ये तलवार लटक चुकी है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं स्टाफ की कमी की वजह से। जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनको समय पर उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। सीनेट से हर साल बजट पास कराना होता है इसके लिए, और इस साल संसद में बजट पास जो ट्रंप है वो नहीं करा पाए, और बजट पास ना होने के पीछे जो प्रमुख वजह है वो है शटडाउन। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर देखें तो 39 दिन हो चुके हैं, और 39 दिनों से ये शटडाउन है वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, और इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, और अब जो एविएशन सेक्टर है उसको भी अपनी चपेट में ये शटडाउन ले रहा है। आखिर क्या प्रमुख वजह है इसके पीछे, क्यों शटडाउन वहां पर खत्म नहीं हो पा रहा? देखिए, ये अमेरिका के संविधान की एक कह सकते हैं कि एक विरोधाभास है कि अमेरिका एक तरीके से कहें कि दुनिया का सबसे धनी देश है, और वहाँ का संविधान इस मामले पे बड़ा अजीब तरह का स्टैंड लेता है। वहाँ के सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, और वहाँ के सीनेट में 100 सदस्य होने के बाद भी अगर आपके पास 51 सदस्य है तो आप वहाँ का बजट नहीं पास करा सकते। वहाँ उनको 60 सदस्य संख्या चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वहां 53 सदस्य हैं, 47 जो है विपक्ष में है, तो इसलिए और बजट नहीं पास किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है, जो बजट मूल बजट के पास होने के पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जिससे कि सरकारी खर्च जो है सरकारी खर्च निकल जाते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उनको एक साथ सब कुछ पास करना पड़ता है, और इसीलिए ये समस्या बनी हुई है। अब देखिए, अभी आज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा रिलीज किया है। उनका ये कहना है कि एफोर्डेबल जो केयर बिल है, उस एफोर्डेबल केयर बिल की वजह से अमेरिका के जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको फायदा हो रहा है, आम लोग को फायदा नहीं हो रहा है। जेडी वांस ने एक ट्रूथ सोशल में अपना एक रिलीज किया, उन लोगों को कहना है कि ये जो एफोर्डेबल केयर बिल है, इसके चलते जो इमिग्रेंट्स हैं उनको फायदा हो रहा है। ये जो पूरा जो ओबामा केयर, जब ओबामा थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक ओबामा केयर प्रचलित हुआ था, एफोर्डेबल केयर बिल है, जिसमें कि इंश्योरेंस पे तकरीबन 26-27% की लोगों को सब्सिडी मिल जाती थी जो लोअर मिडिल क्लास है। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। उनका कहना है कि इससे जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी पे खर्च बढ़ता है और इसको खत्म करना है। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश लोग इसके समर्थक है, लेकिन ऐसा भी है कि रिपब्लिकन पार्टी में भी इस पर चर्चा चल रही है। अब स्थिति यह हो गई कि डेमोक्रेट की जब न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जीत हुई, अन्य जगह पे गवर्नर के रूप में भी डेमोक्रेट 2 जगह जीते, तो इस स्थिति में डेमोक्रेट का भी हौसला बढ़ा हुआ है। डेमोक्रेट कह रहे हैं कि पूरी जो आपकी जो पूरा प्रस्ताव है कि अफोर्डेबल केयर बिल नहीं मानेंगे, उसको वापस लीजिए, इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए, बढ़ा दीजिए, और उसके बाद इस पे बात होगी। रिपब्लिकन का कहना है कि नहीं, पहले आप सपोर्ट कीजिए, आप शटडाउन को खत्म करने की बात करिए, उसके बाद हम करेंगे। तो इसमें मामला फंसा हुआ है, दोनों पार्टियों की जिद है, दोनों पार्टियों में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। कृतिका जी अखिलेश, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में और दूसरे देशों की राजनीति में अक्सर टांग अड़ाते हैं और तमाम टैरिफ की लगातार बात करते हैं, लेकिन अपने देश में, खुद के देश में क्या हो रहा है वो उनको कभी नजर नहीं आया क्या? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी परेशानी है, उनका अपना विरोधाभास है कि वो कहते हैं कि टैरिफ से हम जो पैसा लगाएंगे उसको अपने देश में लगाएंगे। अब टैरिफ से उनको बहुत दुनिया के कई देशों से टैरिफ से उनको पैसा आ रहा है, इनहांस्ड टैक्स मिल रहा है, लेकिन उस टैक्स को वो अपने लोगों तक नहीं। में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का कैपिटलिस्ट कंट्री मानता है और उसी के हिसाब से काम करता है, लेकिन बीच में वेलफेयर मैकेनिज्म की शुरुआत हुई, जिसमें कि खास करके ओबामा के समय काफी बड़े पैमाने पर हुआ कि उन्होंने गरीबों का, जो कमजोर मिडिल क्लास है, उनका ध्यान रखा और उन्होंने कम से कम हेल्थ सेक्टर में उनको राहत देने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो अमेरिकी पूंजीवाद है उसका सबसे बड़ा हितैषी मानकर चल रहे हैं, और वो कोई कंसेशन नहीं देना चाहते हैं, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है उनकी अपनी राजनीति में, रिपब्लिकन की राजनीति में। रिपब्लिकन पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी राष्ट्रपति थे, उस समय भी शटडाउन हुए थे, लेकिन उस समय उनको बात माननी पड़ी थी, उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो ज्यादा जिद में है, वो दुनिया में डील मेकर कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई डील नहीं कर पा रहे, या उनका विरोधाभास और विफलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
तो सीधे तौर पर अभी इस समय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोधाभास है वो इस समय पूरे यूएस में नजर आ रहा है और इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और हर सेक्टर में, यहां तक कि एविएशन सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।